नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। आज फिर उपस्थित हूं एक नई जानकारी के साथ। आज अपन बात करने जा रहे हैं वायरस यानी विषाणु क्या होते हैं, विषाणु की खोज किसने की, विषाणु की आकृति एवं माप कितना होता है, विषाणु की संरचना क्या है, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं और विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, यानी कि वायरस से कौन कौन से संक्रमण, कौन कौन से रोग होते हैं। आइए समझते हैं हिंदी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। विषाणु, जिसे अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। ये नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विषाणु यानी वायरस शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है घातक विष। मनुष्यों में अनेक भयंकर बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक विषाणु के कारण ही होती हैं। विषाणु यानी वायरस अति सूक्ष्म जीवियों का एक समूह है जो परजीवी होते हैं। परजीवी यानी कि पैरासाइट्स, यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। वायरस को ना तो पादपों में और ना ही जंतुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। सीधा कहें तो वायरस ना ही तो प्लांट की श्रेणी में आते हैं, ना ही एनिमल की श्रेणी में आते हैं। विषाणु केवल जीवित कोश का यानी कि लिविंग सेल में ही वृद्धि कर विकास कर सकता है, जबकि यह बाह्य वातावरण में मृत्यु के समान होते हैं। सीधे शब्दों में कहें कि वायरस अगर बाहरी वातावरण में है तो वह मृत अवस्था में होते हैं और इनको जीवित होने के लिए किसी लिविंग सेल की आवश्यकता होती है, किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोशिका किसी जीवाणु यानी बैक्टीरिया की हो या फिर किसी मनुष्य की। यह सैकड़ों वर्षों तक सुस्त अवस्था में रह सकता है। विषाणु का कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता है। विषाणु को कई वर्षों तक इकट्ठा यानी कि स्टोर कर सुरक्षित रखा जा सकता है, किंतु जब विषाणु जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह अपने डीएनए और आरएनए के द्वारा जीवित कोशिका में डीएनए और आरएनए के संगठन में बदलाव कर देते हैं, जिससे वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। विषाणुओं का विस्तार से अध्ययन विषाणु विज्ञान में किया जाता है। बात करते हैं विषाणु की खोज, डिस्कवरी ऑफ वायरस। सबसे पहले 1716 ईस्वी में एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि चेचक एक विषाणु यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया। सन 1886 में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोजेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस द्वारा होता है। रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने भी 1892 में तंबाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन करते समय विषाणु यानी वायरस के अस्तित्व का पता लगाया। वैज्ञानिक बिर्जरनिक और बोर्ड ने भी तंबाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा और इसका नाम टोबैको मोजेक रखा। लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवित तरल संक्रामक का नाम प्रदान किया। बात करें सन 1935 की तो अमेरिकी वैज्ञानिक WM स्टैनले ने तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक करने में सफलता प्राप्त की। जीवाणु भोजी विषाणु यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज FW टवार्ट ने 1915 में की। बाउडेन ने 1943 तथा डार्लिंगटन ने 1944 में विषाणुओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया और इन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में परिभाषित किया। इसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हार्मफुल और यूजफुल वायरसेस की यानी कि लाभप्रद और हानिप्रद विषाणु। विषाणु लाभप्रद एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु भोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। यह हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट कर मानव के रोगों से रक्षा करते हैं। यह कैसे रक्षा करते हैं? मान लीजिए कि कोई खतरनाक बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गया है ना, तो अभी ये क्या करेगा, ये विषाणु कि उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा, ये अपना डीएनए आरएनए और अपना ढेर सारा कॉपी बना लेगा और बैक्टीरिया को लाइसिस कर दें। यानी कि एक प्रक्रिया होती है बैक्टीरियोफेज द्वारा, अपना ढेर सारा एक कॉपी बना लेगा और बैक्टीरिया को तोड़ देगा, फाड़ देगा उसको और उसको ख़त्म कर देगा, है ना। तो कुछ जो वायरसेस हैं वो लाभप्रद हैं, मानव की रक्षा भी करते हैं, कई बीमारियों से बचाते भी हैं, जबकि कुछ ऐसे विषाणु भी होते हैं जो है रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि HIV को आप ले लीजिए, मानव में एक बीमारी होती है एड्स, जो HIV के कारण होती है।
एक इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ये सभी रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु है ना। यह संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणु का संचरण होता है, परंतु विशिष्ट प्रकार के विषाणु विशिष्ट विधियों द्वारा संचरण करते हैं। वायरस कोश का यानी कि सेल के बाहर तो मरे हुए होते हैं, जबकि ये जैसे ही सेल में प्रवेश कर जाते हैं तो इनका जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये अपनी कॉपियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी एक बीमारी आई थी कोरोना, उसमें क्या हो रहा था कि ये अपना साइज और शेप अपना बदल लेता था, है ना। तो वायरस को जीवित होने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है। ये सेल के अंदर प्रवेश कर गया यानी कि अगर बाहरी वातावरण में है तो ये मृत समान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। और जैसे ये सेल के संपर्क में आएगा, एक जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, ये जो है एकदम अमर हो जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो है सन 1943 में बाउडेन और 1944 में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिकों ने विषाणुओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया और इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में परिभाषित किया तथा इसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अतः कहने का सीधा मतलब है कि विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है और इनका श्रेय जो है बाउडेन और डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ वायरसेस। विषाणु की आकृति एवं माप कितना होता है। विषाणु विभिन्न आकृति तथा साइज वाले होते हैं। एक गोलाकार छड़ के आकार से लेकर बहुतलीय कुंडलित अथवा सर्पिल आकार के होते हैं। सबसे छोटा जो विषाणु है वह मुख रोग का विषाणु होता है जो 20 नैनोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ा विषाणु तंबाकू मौजिक विषाणु होता है जो 300 नैनोमीटर का होता है। जबकि कुछ किताबों में लिखा है कि चेचक का विषाणु सबसे बड़ा होता है जो लगभग 350 माइक्रोमीटर का होता है। नोट करने वाली बात यह है कि वायरस छोटे होते हैं, लेकिन अधिकांश वायरस 20 से 200 नैनोमीटर की सीमा में होते हैं। हालांकि कुछ वायरस की लंबाई 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होती है। बात करते हैं विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरस न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए या डीएनए पाए जाते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। विषाणुओं का निर्माण 3 प्रमुख संरचनाओं के द्वारा होता है, यानी कि वायरसेस का जो निर्माण जो है 3 प्रमुख संरचनाओं के द्वारा होता है, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। किंतु जिस विषाणु में डीएनए होता है उस विषाणु में आरएनए नहीं होता है, और जिस विषाणु में आरएनए होता है उस विषाणु में डीएनए नहीं होता है। डीएनए या आरएनए से एक संरचना निर्मित होती है जिसे केंद्रीय कोर यानी कि सेंट्रल कोर कहते हैं। यहाँ पर विषाणुओं की बात करें, पूरी चीज़ विषाणु की हो रही है। विषाणु के केंद्रीय कोर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के आवरण द्वारा ढकी रहती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, जबकि इस कैप्सिड का निर्माण कैस्मोमेयर में होता है जो कैप्सिड की इकाई है। अभी कैप्सोमेयर क्या है? कैप्सिड का एक सब यूनिट है। प्रोटीन का एक बाहरी आवरण है जो वायरस की आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करता है। आनुवंशिक सामग्री आपका वही हो गया डीएनए या आरएनए जो वायरस में होता है। बात करते हैं विषाणु के प्रकार, टाइप ऑफ वायरसेस। परपोषी व्यक्ति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु। पादप विषाणु को अंग्रेजी में प्लांट वायरसेस कहते हैं। पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। बात करते हैं जंतु विषाणु की। जंतु विषाणु को अंग्रेजी में एनिमल वायरसेस कहते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, किंतु कभी कभी आरएनए भी होता है। जंतु विषाणु में डीएनए न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से निर्मित संरचना द्वारा घिरा रहता है। जंतु विषाणु जीवधारियों में विभिन्न घातक रोग उत्पन्न करता है क्योंकि यह मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पंपस वायरस हो गया और इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और एड्स वायरस हो गया। बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। इसे जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। यह भी विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं पर निर्भर होते हैं और ऐसे जो है विषाणु गंगा नदी में पाए जाते हैं।
और यह विषाणु गंगा नदी में मुख्यतः करते क्या हैं कि जो गंगा नदी में जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उन बैक्टीरियाज को संक्रमित करते हैं और उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देते हैं, है ना। यह इनका मुख्यतः काम होता है। इनको बैक्टीरियोफेज वायरसेस या बैक्टीरियोफेज विषाणु के नाम से, यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जो है विषाणु। बात करते हैं विषाणु जनित रोग यानी कि डिसीज ऑफ वायरसेस। पहले नंबर पे है खसरा। यह एक विषाणु जनित यानी कि वायरस वॉर्न रोग है जो पैरामिक्सो वायरस से बच्चों में फैलता है। इस रोग में पूरा शरीर प्रभावित होता है। खसरा वायरल बीमारी है जो तेज़ी से फैल सकती है। यह पैरामिक्सो वायरस परिवार के वायरस द्वारा सीधे संपर्क में आने से या संपर्क व्यक्ति के खांसने छींकने से उसकी सांस की बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। नंबर 2 पे है पीत ज्वर, जिसको येलो फीवर भी कहते हैं। यह अरबो वायरस के फैलने वाला रोग है जो अधिकतर मच्छरों के काटने से होता है। तीसरे नंबर पर हर्पिस रोग। हर्पिस रोग हर्पिस वायरस से होता है जो सबसे अधिक बच्चों में फैलता है। यह रोग त्वचा और श्लेष्मकला को प्रभावित करता है। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा रोग की। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र का एक संक्रामक रोग होता है जिसकी शुरुआत खांसी, जुकाम और हल्के बुखार के साथ होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे शरीर में नाक, आँख और मुंह से प्रवेश करता है। इसके अलावा इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति के खांसने और छींकने पर अन्य व्यक्ति संपर्क में आता है तो यह वायरस फैल सकता है। जो है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आर्थोमिक्सो वायरस से होता है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं कलसुआ, कनफेड़, कंठमाला रोग की, जिसे अंग्रेजी में मम्स कहते हैं। यह रोग लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है तथा जीवन में एक बार जरूर होता है। गलसुआ रोग वायरस के कारण होता है जो वायरस के एक परिवार से संबंधित है जिसे पैरामाइक्सो वायरस के रूप में जाना जाता है। एक विकट विषाणु जनित वायरल रोग होता है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप में बड़ा कर देता है। ये ग्रंथियां आगे तथा कान के नीचे स्थित होती हैं तथा लार एवं थूक का उत्पादन करते हैं। बात करते हैं एड्स की। एड्स एक खतरनाक यौन संक्रमण रोग है जिसकी चपेट में एक बार आ जाने पर बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। और जो एड्स है यह रोग HIV वायरस से होता है जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। बात करते हैं पोलियो वायरस की। पोलियो रोग पोलियो वायरस से होता है, मुख्यतः बच्चों में होता है। यह रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं चेचक की, जिसे चिकन पॉक्स, शीतला बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। यह भी एक विषाणु जनित रोग होता है जो वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा फैलता है। इस रोग में पूरा शरीर प्रभावित होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था।